हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो हमारी गेट एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। तो जैसे कि कल ही गेट का रिज़ल्ट आया है और आपने कई कमेंट और मेल के थ्रू मेरे से क्वेश्चन किए हैं गेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो मैं उन सब के जवाब आज देने की कोशिश करूँगा। और आप सभी लोग मेरी जर्नी भी जानना चाहते थे कि कैसे मैंने गेट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को 2-3 बार मैं लगातार फ़ेल हुआ हूँ इसमें, अब जाके मेरे को ये गेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 291। तो मैं आपसे भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो आपको भी हेल्प कर सके इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफ़ाई करने में और आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। हाँ, तो सबसे पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको देख ही सकते हैं कि मेरी रैंक इतनी भी नहीं आई है कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी बता दूं कि आपको कैसे पीएसयू में जॉब मिल जाएगी और आपकी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। उसकी तो मुझे अभी खुद ही ज़रूरत है, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कैसे आप, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, और अगर आपके थोड़े एवरेज मार्क्स आए हैं तो कैसे उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जैसे मेरे को याद आ रहा है तो 2018 में पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सीरियस हुआ था, या ये कह सकता हूँ कि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चली थी कि इससे पीएसयू में जा सकते हैं और काफ़ी अच्छी लेवल की जॉब आपको प्रोवाइड होती है। तो तब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। उस समय मैंने प्रिपरेशन तो नहीं की थी, पर हाँ, इस एग्ज़ाम का मुझे पता लग गया था कि ये काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। फिर 2019 में भी मैंने ये दोबारा एग्ज़ाम दिया, पर मैं उस समय पढ़ा रहा था साथ में एज ए पीजीटी टीचर। तब भी मैंने एग्ज़ाम बस ऐसे ही दे दिया था, तब भी मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ था। इनफैक्ट 2020 में भी मेरा एग्ज़ाम ये क्वालिफ़ाई नहीं हुआ, तब भी मैं पढ़ा ही रहा था और बीएड कर रहा था, तो तब भी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। पर 2021 में मैं काफ़ी सीरियस तरीके से इस एग्ज़ाम को देना चाहता था। टाइम पे मैंने यही सोचा कि इस जॉब को छोड़ के थोड़ा गेट या नेट की तरफ देखा जाए। तो तब मैंने नेट की तैयारी करने की सोची थी, वैसे गेट के छोड़ के। तो जब मैंने नेट की तैयारी की तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट गेट में तो पहले से था ही और डेवलप होता रहा, और मैंने कोशिश करी कि इस एग्ज़ाम को भी मैं अच्छे से क्वालिफ़ाई कर सकूं। तो मैंने नेट की तैयारी करी रेगुलर, 10 आवर्स पढ़ा और जे केमिस्ट्री कोचिंग ज्वाइन करी। उनके नोट्स अच्छे से पढ़े, 5-6 टाइम जितना मैं पढ़ सकता था उनके असाइनमेंट सॉल्व करे, टेस्ट सीरीज़ दी, और जितना भी नेट की एक तैयारी के दौरान मैंने सीखा वही मैंने गेट पे भी लगाया। प्रॉब्लम ये हुई कि अगर मैं अपनी रैंक की बात करूं, थोड़ी सी कम इसलिए आई होगी क्योंकि जो मुझे लगता है वो इसीलिए भी कि पेपर का पैटर्न आप देख ही सकते हैं कि इस बार जो पेपर आया वो काफ़ी बीएससी के बच्चों के सेंटर में रखते हुए आया, ना कि एमएससी के बच्चों के लिए। तो इसी का थोड़ा घाटा जैसे हर बच्चे को हुआ वैसे ही मुझे भी हुआ, तो इसीलिए थोड़ा सा रैंक मुझे पीछे देखने को मिला। तो 291 वैसे इतनी अच्छी रैंक नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है कि इसे मैं ऐसे ही मतलब खारिज कर दूं। और मेरे लिए तो ये अभी भी बहुत अच्छी बात है कि मेरी 291 रैंक आई। इतने 2018 में ना क्वालिफाई होके, 2019 में क्वालिफाई नहीं होके, 20 में क्वालिफाई ना होके 21 में 291 रैंक में पहुंचना इतना मतलब इतना आसान नहीं है। अगर आप देखेंगे जो मेरे लास्ट मार्क्स थे वो 16 ही मार्क्स थे, जब एक बार 32 की कट ऑफ आई थी और इस बार 36 की कट ऑफ आई है और 63 मार्क्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सोचने में कि मैं इस जर्नी को यहाँ तक पूरी कर पाया। तो अगर आपको मेरे से कोई टिप्स चाहिए तो मैं पहले आपको वही टिप्स दे दूँगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगा। तो पहला तो आप यही है कि आप ना रेगुलर स्टडी करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप रेगुलर स्टडी करें। मतलब आप ऐसा ना करें कि जब एग्ज़ाम आएगा उससे 1-2 महीने पहले पढ़ें। तो पहले तो आप रेगुलर स्टडी करें, पहली टिप यही है, रेगुलर स्टडी करें। सेकंड, थोड़ा आप रिसोर्सेज को लिमिटेड करें। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बात को आप अच्छे से बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है अच्छे से तो रिसोर्सेज को लिमिटेड करें। चाहे आप बुक्स पढ़ें, चाहे आप नोट्स पढ़ें, चाहे आप कोई कोचिंग पढ़ें, तो उन्हीं को किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसी को भी फॉलो करें। थर्ड है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखो, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, और प्रैक्टिस से मेरा मतलब है असाइनमेंट करें, टेस्ट सीरीज़ दें, यानी अपने आप को टेस्ट करते रहें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो आप कहाँ तक आपको ले जा रही है, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। और फोर्थ है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो, तो उनके प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। देखो, प्रीवियस ईयर से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें क्वेश्चन का आइडिया होता है, एक हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है,
और एक हमें उस एंट्रेंस के पूरा मतलब आइडिया ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, मीडियम है और इजी है या हार्ड है। और एक और चीज़ है कि आप सेवन्थ आप कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें कभी भी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये ना सोचें कि मेरा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ तो मेरा कभी नहीं हो पाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी एक को ऐसे को रेफरेंस लें जो जिसे आपको लगता है कि इसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, ताकि आप पे कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। और अगर आपको कोई ना मिले तो कम से कम मुझे रेफरेंस मिले। आप ये सोचें कि जब मेरा ही 2-3 बारी में हुआ है, जिसका हो गया 2-3 बारी करने के बाद तो मेरा भी हो ही जाएगा। आप तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और मैं तो काफ़ी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी अगर मेहनत कर ली है तो आप तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मेरे से ख़राब नहीं हो सकते। अगर मैं आपको कभी अपनी रियल वाली जर्नी सुनाऊंगा तो आप सही में मान जाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट मेरे से 10,000 टाइम्स अच्छे हैं। तो इसलिए आप किसी को भी ऐसे रेफरेंस ले सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा आप सीख सकते हैं। ये मेरी जर्नी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसकी कुछ बातें हैं जो आपके भी काम आएगी और आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं। अगर कुछ आपको मिलता है इससे, आपको सीख पाए, तो ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात होगी। और अब आप आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन की तरफ। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि गेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो उनके मैं आंसर देना चाहूँगा। तो 1 बाय 1 मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, वो मैंने लिख लिए हैं एक जगह पे पहले ही। तो पहला क्वेश्चन है कि हाँ सर 1600 समथिंग रैंक है, इसमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। हाँ, तो इसका आंसर मैं आपको बोलूँ तो आपकी कितनी भी रैंक हो 2500 तक भी आईआईटी मिल जाता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जनरली ऐसा कहा जाता है कि 500 तक ही आईआईटी पीएचडी के लिए रिक्रूट करती है, पर ऐसा नहीं है। मेरे 2-3 फ्रेंड है जिनकी रैंक काफ़ी हाई है, 2000 से भी ऊपर है और वो अच्छी आईआईटीज़ में है, बिल्कुल टॉप आईआईटीज़ में। तो ये टाइम की बात है कि आपका टाइम कैसा चल रहा है ये कह सकते हैं। या मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आईआईटी जब प्रोजेक्ट वे भी निकालती है ना बीच में, अपने फॉर्म छोड़ के पीएचडी फॉर्म के बीच में प्रोजेक्ट के फॉर्म निकालती है, पीएचडी के लिए ही होते हैं वो भी, तो तब आप अप्लाई करेंगे तो शायद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आईआईटी ले ली थी 2000 रैंक वालों को भी गेट में। तो इसका आप वरी ना करें कि अब आपकी इतनी रैंक आई है तो आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके चांस कम हो सकते हैं पर ख़त्म नहीं है। सेकंड है कुछ सजेस्ट करें प्रिपरेशन गेट के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया पूरी स्ट्रेटजी में। ये 2-3 बातें आप ध्यान रखना। एक तो रेगुलर स्टडी करें और एक असाइनमेंट अच्छे से करें और टेस्ट सीरीज़ दें और प्रीवियस ईयर करें और कोई भी एक चीज़ करें। ये 5 बातों का अगर आप ध्यान रखें, एक चीज़ का मतलब वही है नोट्स या कोचिंग या आप बुक करें, तो बुक्स देखें, तो उनमें से कोई भी एक चीज़ करेंगे तो इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका इजीली गेट हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स से होगा। थर्ड है शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स का काफ़ी चलन हो गया है, शॉर्ट नोट्स मांगने लगे हैं सब। तो ये जहाँ तक मेरे को याद है मैडम ने स्टार्ट किया है, तो लोगों को लगता है कि शॉर्ट नोट से शायद कुछ होता होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बात मैम भी कहती है और मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है रिवीजन करने के लिए। पर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई है, वो भी सिर्फ फॉर्मूले या जनरली सिंपल कॉन्सेप्ट लिखे हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट लाइन में। पर अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी डायरेक्टली समझने नहीं आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स आप बाद में देखें हमेशा। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में गेट नहीं हुआ है, आगे होगा कि नहीं होगा। अच्छा 16 मार्क्स आए। तो देखिए मैंने आपको बोल चुका है कि मेरे भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड में भी नहीं हुआ था, थर्ड में भी नहीं हुआ था, फोर्थ में हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 16 ही मार्क्स आए तो आपका आगे नहीं होगा। मेरे 10 मार्क्स भी आ रखे हैं, 16 भी आ रखे हैं। और 16 तो मेरे तब आ रखे हैं जब 32 मार्क्स बहुत क्या कहते हैं ज़्यादा कट ऑफ गई थी, यानी पेपर आसान था। तो ऐसा नहीं है, तो मार्क्स कितने भी कम हो उनको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम 10 टाइम्स किया जा सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं और कब तक मतलब कॉन्सेप्ट को सीखने की चाहत रखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट बुक कौन सी होगी गेट के लिए। हाँ, तो आप बुक पूछ रहे थे मुझसे, तो बुक्स तो वैसे मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, पर फिर भी कुछ बुक्स की मुझे नॉलेज है कि आपके लिए जो फेवरेबल होगी गेट एग्ज़ाम के लिए। तो इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो आप हुई अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
हुई में आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मिल जाएगा इनऑर्गेनिक का। और साथ में अगर आप दूसरी कोई बुक रिकमेंड करने चाहते हैं तो आप ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए BD गुप्ता ले लीजिए। और ऑर्गेनिक की बात करें तो क्लेडन पूरा सार है ऑर्गेनिक गेट के लिए। पूरा आप ऑर्गेनिक के लिए बस सिर्फ क्लेडन भी कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिज़िकल की बात करें तो पूरी शर्मा पठानिया, यही बेस्ट बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गेट के एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपसे 10-15 बुक का नाम नहीं लूँगा, वैसे मुझे भी 10-15 बुकों का नाम याद है पर मैं नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप बुक भी अगर रेफ़र करें तो किसी एक बुक को पकड़ें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बुक्स के लिए। अगर सिलेबस एक ही बुक के अंदर नहीं मिलता है तब, अगर एक ही बुक के अंदर सारा सिलेबस मिल जाता है तो तब भी दूसरी बुक आप बिल्कुल भी उठाए ना। तो बुक्स भी आप उतनी ही रेफ़र करें जितना मतलब पढ़ा जा सकता हो, जिनका रिवाइज़ किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमटेक करें या सर PhD करें गेट निकालने के बाद। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें एमटेक और PhD का, तो हम देखें कि एक तो एमटेक एक दोबारा मास्टर डिग्री है और PhD एक सबसे हाई डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल की हो जाती है एमटेक के मुकाबले। क्योंकि दो मास्टर्स का मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है, इसीलिए आप PhD को प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप एमटेक करते हैं तो वहाँ पे फेलोशिप भी काफ़ी कम है PhD के मुकाबले अगर आप देखें तो। और तीसरी जो चीज़ है कि एमटेक की अगर आप प्लेसमेंट भी देखें तो इतनी अच्छी नहीं है IITs में भी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और ये सिर्फ मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो एमटेक कर चुके हैं IIT से और कुछ कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी IIT में वो हैं, और उन्हीं से मेरे को ये सब जानकारी मिली है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एमटेक इज़ नॉट मच बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आप इंजीनियरिंग में होते तो काफ़ी अच्छा था, तब आप एमटेक कर सकते थे, पर केमिस्ट्री में अगर आप MSc के बाद एमटेक करना चाहते हैं तो ये अच्छा डिसीज़न मुझे नहीं लगता कि है। और बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इंडस्ट्रियल में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है ये, और ये एज़ कम्पेरिजन टू अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तब जाके आप एमटेक कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इंडस्ट्री में जाने की और काफ़ी अच्छी रिसर्च भी कराई जाती है इंडस्ट्रियल रिलेटेड। तब आप एमटेक ज़रूर करें और उसमें अपना बेस्ट दें, क्योंकि जहाँ भी आप अपना बेस्ट देंगे वहाँ पे कितनी भी कंडीशन ख़राब हो या हार्श हो, वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल ही जाती है। तो तभी आप एमटेक ज्वाइन करें जब आपका बिल्कुल इंटरेस्ट इंडस्ट्री में जाने का हो। तो आई होप मेरा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और आपका ये डाउट पूरा तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर कॉलेज किस हिसाब से, किस रैंक के हिसाब से मिलते हैं। तो मैं पहले ही क्वेश्चन का मैं जवाब दिया था कि देखो इसमें कॉलेज और रैंक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि IIT में 500 के नीचे अगर आपकी आ जाती है तो अच्छे IITs आपको ले लेती हैं गेट के लिए। तो पर फिर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रैंक फिक्स नहीं है जैम की तरह, या मतलब कोई काउंसलिंग ऐसी नहीं होती है कि आपको इतनी रैंक में इतना कॉलेज मिल जाएगा। ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में, आप कितना अच्छा इंटरव्यू देते हैं, कितने अच्छे से उनको इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस करते हैं, और तब जाके आपको एडमिशन मिलता है PhD में। तो यहाँ पे कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे इस बात की आप टेंशन ना लें कि आपकी इतनी पीछे रैंक आई है या 500 रैंक आई है तो आपको आपका मनपसंदीदा कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, बस आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और जितने भी क्वेश्चन आपने दिए थे मैंने उन सब का आंसर दे दिया होगा। तो कैसे लगे आपको मेरी ये वीडियो, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।